प्री डिफाइंड ग्रुप थे, इसमें से हमने प्राइमरी ग्रुप जो थे ये कंप्लीट कर लिए थे। 15 प्राइमरी ग्रुप कंप्लीट किए थे पिछली वीडियो में, और आज हम इस वीडियो में सेकेंडरी ग्रुप जो हमारे हैं 13 सेकेंडरी ग्रुप, इन्हें कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रुप क्या है और इनका हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक क्वेश्चन में जब भी कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसका जब लेजर हम बनाते हैं तो वहाँ पर उसे हमें बताना होता है कि ये जो लेजर है ये किस टाइप का है। उसके लिए हमें इनमें से किसी ना किसी ग्रुप का इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह का लेजर होगा वैसा यहाँ पर हम ग्रुप यूज करते हैं उसको अंडर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी कई सारे देखे थे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम प्राइमरी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम सेकेंडरी ग्रुप का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो देखिए टैली में टोटल आपके जो 15 प्राइमरी ग्रुप हैं। ठीक है, प्राइमरी का मतलब ये मेन ग्रुप है, मुख्य ग्रुप है, या इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसा कि हमने एक एग्जांपल पिछले वीडियो में लिया था कि जैसे यहाँ पर हमने एक परचेज नाम का रजिस्टर बना रखा है, सिर्फ एक परचेज का, ये परचेज का ही है, इसमें हम सारी एंट्रियां परचेज की करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसी रजिस्टर में हमने मान लेते हैं कि हम अपने बिजनेस में 3 से 4 स्टेट से माल खरीदते हैं, मतलब 3 से 4 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से माल को हम परचेज करते हैं। तो हमने क्या किया, इसी रजिस्टर के 4 पार्ट कर दिए। ध्यान देना, हमने क्या किया, इसी रजिस्टर के 4 पार्ट कर दिए। यहाँ पर इस पार्ट में हम करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश से जो हम माल खरीदते हैं उसकी एंट्री, और इसी के दूसरे पार्ट में यानी कि मान लेते हैं रजिस्टर में टोटल 200 पेज हैं और 200 पेज में हमने 50 पेज दे दिए मध्य प्रदेश यानी इसको दे दिए, और यूपी को दे दिए 50 पेज, और इसी तरह से अलग अलग स्टेट को यहाँ पर हमने 50-50 पेज दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि रजिस्टर हमारा एक ही है, यानी परचेज का रजिस्टर एक है। अगर हमें कभी टोटल परचेज जोड़ना हो या देखना हो तो हम पूरे रजिस्टर की एंट्री को जोड़ लेंगे, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमने उस रजिस्टर के सब रजिस्टर यानी कि सेकेंडरी ग्रुप बना रखे हैं। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रुप है यानी कि ये जो मेन है आपका, ये प्राइमरी ग्रुप अंडर प्राइमरी के ही जाता है। किसके जाता है? अंडर प्राइमरी के। प्राइमरी का मतलब कि ये मेन है, क्लियर है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सेकेंडरी ग्रुप बना लिए ना, ये तो ये सेकेंडरी ग्रुप है ये अपने प्राइमरी ग्रुप में जाते हैं। अपने प्राइमरी ग्रुप में मतलब कि ये भी सब रजिस्टर हैं। इसी तरह से एक सेल का बना लिया, सेल नाम का एक रजिस्टर बना लिया। ठीक है, अब जब हम सेल करते हैं तब भी हम अलग अलग स्टेट वाइज उसके हमने पार्टीशन कर रखे हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप यहाँ पर ये भी हैं जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये भी आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं और ये भी सेकेंडरी ग्रुप हैं। लेकिन इन सेकेंडरी ग्रुप का प्राइमरी परचेज है और इन सेकेंडरी ग्रुप का प्राइमरी सेल है। ठीक है, क्लियर है। ये बस हमने एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको लिया है। बाकी परचेज और सेल के सेकेंडरी ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टैली में नहीं होते हैं, लेकिन हम बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली यानी कि ये टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप है। बाकी अगर हम चाहें तो हम अपनी तरफ से खुद से बना सकते हैं ग्रुप। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे तो वो तो हम प्रैक्टिकली जब हम टैली में देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। अभी यहाँ पर हम प्री डिफाइन पढ़ रहे हैं तो हमने प्राइमरी कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी की। तो जैसा कि हमने बताया कि सेकेंडरी ग्रुप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रुप है उनका कोई ना कोई प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, जैसा कि बताया हमने, तो ये इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है? कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी खाता होता है यानी जो पूंजी से संबंधित होता है, चाहे हम पूंजी को रिजर्व करके रखें या बिजनेस में पूंजी को लगाएं या बिजनेस से पूंजी को निकालें, इस तरह के जो खाते होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सेकेंडरी ग्रुप भी है, मतलब इसका क्या है, एक सेकेंडरी ग्रुप भी है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्या है? तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस इस ग्रुप का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे बिजनेस में अच्छी खासी इनकम हो जाती है यानी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन उस प्रॉफिट को, अब देखिए बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है, ध्यान समझिए, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है यानी कि मान लेते हैं 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो जो 5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? उस प्रॉफिट को या तो हम ले लेंगे, उससे कोई दूसरा नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उस 5 लाख रुपए को हम अपने उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने बिजनेस की पूंजी को और बढ़ा देते हैं। अब प्रॉफिट को यही तो करेंगे, मतलब प्रॉफिट को हम अपने उसी बिजनेस में लगा सकते हैं, या फिर उससे हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम निकाल करके अपने निजी खर्च में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसका हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ है इसको निजी खर्च में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वो पूंजी कम पड़ जाएगी। अगर उसको हम उसी बिजनेस में लगा देंगे तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बिजनेस में पूंजी लगाई गई ऐसे करके एंट्री होगी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को हमें लगाना तो अपने बिजनेस में ही है। पुराना बिजनेस जो हम चला रहे हैं जहाँ से हमारा प्रॉफिट है, ये 5 लाख का हुआ है, ये 5 लाख रुपए हम उसी बिजनेस में लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, हम लगभग 1 से 1.5 महीने बाद लगाएंगे, या किसी भी रीजन से, कहने का मतलब है लगाएंगे हम अपने उसी बिजनेस में, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। तो तब तक उस पैसे को हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में होगा तो वो रहेगा कैपिटल अकाउंट में ही, लेकिन वो अलग ग्रुप में रहेगा, जिससे पता रहेगा कि हाँ इतना पैसा हमने बिजनेस के लिए रिजर्व करके रखा है, अभी इसको हमने बिजनेस में लगाया नहीं है, लेकिन वो रहेगा इनडायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही। क्लियर है। बाकी यहाँ पर चीज़ें जैसा कि हमने बताया, जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बेटर समझ आएगा, अभी यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी जो है वो देख रहे हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर हो गया। इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम हमारा जो भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में होता है तो उसका जब लेजर बनाएंगे तो अगर इस टाइप का हुआ तो उसका अंडर जो होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस रखेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों के लिए जो प्राइमरी इनका है वो क्या है, एक ही है, लोन्स लायबिलिटीज एंड लोन्स लायबिलिटीज। अब ये क्या है, तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लोन्स लायबिलिटीज जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है, यानी कि एक मेन ग्रुप है। लोन्स लायबिलिटीज में क्या होता है, लोन्स लायबिलिटीज में जब भी हम लोन लेते हैं उसको हम लोन्स लायबिलिटी में रखते हैं। क्लियर है, ये तो हमने बताया था। लेकिन लोन भी कई तरह के होते हैं, तो अगर हम किसी भी तरह का लोन लें और उसको लोन्स लायबिलिटी में ही रखेंगे तो दिक्कत ये होगी कि हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने एक एग्जांपल में बताया था कि हमने परचेज नाम का रजिस्टर बना रखा है और हमने एमपी और इस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज भी हमने उस रजिस्टर के सब रजिस्टर यानी सब पार्ट बना रखे। तो यहाँ पर हमने ये एमपी और ये यूपी ऐसे बना रखा है, और मान लेते हैं सब रजिस्टर हमने बना तो रखे हैं लेकिन हम रूल फॉलो नहीं कर रहे, एमपी और यूपी सब उठा के पूरा एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं, तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। तो ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होगा, उनका यूज़ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हम मैनुअली बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लोन्स लायबिलिटीज़ के सेकेंडरी जो 3 ग्रुप हैं, ठीक है, वो पहले से ही बने हैं, प्री डिफाइन है। यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रुप है ये भी प्री डिफाइन है। ठीक है, प्री डिफाइन का मतलब ये होता है कि ये पहले से बने होते हैं और बाकी जरूरत के हिसाब से हम खुद बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे तो वो तो हमने बताया कि प्रैक्टिकली बताएंगे। तो यहाँ पर ये 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं, किसके, लोन्स लायबिलिटीज़ के ही 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं। तो आप लोन्स लायबिलिटीज़ को एक मेन रजिस्टर मान सकते हैं और इस मेन रजिस्टर के 3 इसके सब पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक से लेते हैं, यानी जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट में रखेंगे। कोई ऐसा लोन लेते हैं जो कि सिक्योर्ड लोन्स है, सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, सिक्योर्ड लोन्स में हमें कोई अपनी संपत्ति जो है, गोल्ड लोन हो गया तो गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, तो इस तरह के जहाँ पर हम अपनी संपत्ति उसके पास रख देते हैं एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, तो वो हमारे सिक्योर लोन्स होते हैं। ठीक है, और अनसिक्योर लोन्स की बात करें तो अनसिक्योर लोन्स वो लोन होते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी दोस्त से हमने 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 लाख रुपए उधार ले लिए, तो वहाँ पर हमने अपने दोस्त के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं जमा की, ना कोई गोल्ड ना कोई प्रॉपर्टी पेपर्स, तो इस कंडीशन में वो लोन जो हमारा होगा वो क्या होगा, अनसिक्योर लोन्स होगा। तो ऐसे लोन हम अलग अलग कैटेगरी वाइज रख सकते हैं। अगर बैंक से ले रहे हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में रखेंगे, सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर लोन्स में, एंड अनसिक्योर है तो उसको अनसिक्योर में रखेंगे, और वो तीनों जो है वो इनडायरेक्टली रहेंगे लोन्स लायबिलिटीज में ही। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम लोन लेंगे तो उसको हम लोन्स लायबिलिटी में नहीं रखेंगे, बल्कि जिस तरह का लोन है उसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट या सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड यूज करेंगे, इनडायरेक्टली वो लोन्स लायबिलिटीज में ही रहेगा। तो समझ आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये इतना क्लियर हो गया, बाकी डेफिनेशन आगे दी गई है, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्स एंड प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर, ये तीनों किसमें हैं, ये तीनों करंट लायबिलिटी में हैं। ये तीनों किसमें हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, चालू दायित्व। चालू दायित्व यानी कि जो कम समय के लिए हमारी लायबिलिटी रहती है वो हम करंट लायबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए लोन्स लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी हमने बताया था दोनों ही लायबिलिटी है, लेकिन लोन्स लायबिलिटी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसको हम कहते हैं, जो हम लंबे समय के लिए लोन या उधार लेते हैं वो लोन्स लायबिलिटीज के बैंक ओवरड्राफ्ट या सिक्योर्ड लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स में रखते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो जो कम समय के लिए हम लोन या उधार लेते हैं या फिर किसी का पैसा हमारे पास पड़ा रहता है कम समय के लिए, तो वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है, यानी कि चालू दायित्व कहलाता है। क्लियर है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसके भी सेकेंडरी ग्रुप हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखिए सपोज कीजिए हमने अपने दोस्त से 5,000 रुपये उधार ले लिए, 5,000 रुपये दोस्त से या कहीं से भी उधार ले लिया, 5,000 को कोई सामान उधार ले लिया, तो ये कम समय के लिए है, इसको हम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वापस कर देंगे और अमाउंट भी छोटा है। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये है ये कहाँ जाएगा, वैसे तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन हमने बताया कि अगर इसको हम 5,000 रुपये जो हमने उधार लिया है दोस्त से, अगर इसको करंट लायबिलिटीज में रखेंगे, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि
किसी ने हमारे पास पैसा एडवांस जमा कर दिया, मान लेते हैं किसी कस्टमर ने हमारे पास पैसा एडवांस जमा कर दिया 10,000 रुपये, और उसने कहा कि हम आपसे अगले महीने जो है सर्विस या माल खरीदेंगे, मतलब जो भी है, तो उसने क्या किया 10,000 एडवांस दे दिया। तो जब तक वो इस पैसे को मतलब वो यूज़ नहीं कर लेता, यानी वो सामान नहीं ले जाता है, 1 महीने तक उसने रखा हमारे पास ना, तो ये 10,000 रुपये जो कैश के रूप में है ये रहेगा हमारे पास ही, लेकिन इसको हम अपनी संपत्ति नहीं मान सकते, ये हमारी लायबिलिटी ही रहेगी 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो लायबिलिटी होगी ये क्या होगी, ये भी तो एक तरीके की करंट लायबिलिटी है, तो इसको भी हम करंट लायबिलिटी में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है जीएसटी, अगर हमने काफ़ी दिन से नहीं पे किया है तो वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये तीनों लायबिलिटी, तीनों तरह की लायबिलिटी अगर हम सीधे करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लेते हैं कि 1 महीने में हमने 10 लोगों से उधार लिया, और इसी तरह से हमको हमारे पास कम से कम 15 लोगों ने एडवांस जमा कर दिया और टैक्स भी पे करना है, तो सारी एंट्रियां जाके एक ही में करंट लायबिलिटीज में मिक्स हो जाएंगी, फिर उसे हमें छांटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अलग अलग। अगर हमें ये देखना हो कि हमने कितने लोगों से उधार लिया है, सिर्फ कितने लोगों से उधार लिया चेक करना हो तो नहीं चेक कर सकते, उसके लिए हमें फिर उनको जो है ढूंढना पड़ेगा उसमें से। लेकिन इसी के लिए यहाँ पर अलग अलग सेकेंडरी ग्रुप दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर, तीनों के लिए करंट लायबिलिटीज प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर जो ड्यूटीज एंड टैक्स होता है इसमें सभी प्रकार के टैक्स जाते हैं, चाहे वो आपका जीएसटी हो, और इससे पहले जो वेट, सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो पुराने टैक्स थे, फिलहाल अभी तो जीएसटी है, तो जो जीएसटी होता है वो हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्स में जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्स क्यों, क्योंकि सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स में जाते हैं, जो कि लायबिलिटी ही होती है। क्यों, क्योंकि टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, और जब तक हम पे नहीं करते तब तक वो हमारा लायबिलिटी होता है, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज में तो रहता है, लेकिन ड्यूटीज एंड टैक्स में हम रखते हैं बाय, वो इनडायरेक्टली करंट लायबिलिटीज में रहता है। क्लियर है, ठीक है, आगे